वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक अहम पेशरफ्त हुई है कराची के मसले के ऊपर, जहां पर के जिसे ने एक तातुल का शिकार दिखाई दे रही थी, खामोशी सी थी, खामोशी, एक तातुल था, एक पूरी एहतजाज आ रहा था सामने हर एक शख्स के तरफ से जो कि कराची से ताल्लुक रखता है मरदमशुमारी के ऊपर। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है कि बहादुराबाद में PTI और MQM पाकिस्तान के वफूद के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात में मरदमशुमारी दोबारा कराने पर इत्तफाक राय हो गया है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। वैसे MQM के मरकज़ बहादुराबाद में वफाकी वज़ीर असद उमर की क़यादत में वफ़द ने MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मुलाकात की है और उन्होंने ये कहा कि मरदमशुमारी 6-7 साल की ताख़ीर से हुई। हमारा मुतालबा ही सिर्फ यह है कि आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही करवाए जाएँ ताकि वोट्स भी ठीक पड़ रहे हैं और हल्कों का जो तयन हो रहा हो वो भी दुरुस्त हो रहा हो, क्योंकि उनका मतलब जो तमाम जमातें जो वहाँ पर इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर नंबर सही गिने जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है सही सीट्स एलोकेट होंगी और मसाइल जो है उनका हल भी मुमकिन होगा। इस मौके पर वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि मरदमशुमारी गुज़श्ता हुकूमत ने करवाई थी, इस सिलसिले में चारों सूबों से शिकायत मिली थी। मरदमशुमारी में कराची की आबादी से मुतालिक लोगों के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, माजी में जो कुछ भी गलत हुआ उसे हम ठीक करना चाहते हैं। और अब जो तकनीकी टीम है मरदमशुमारी से मुतालिक काम कर रही है, अमीनुल हक साहब की सरबराही में मरदमशुमारी से मुतालिक जो कमेटी बनाई गई है, जैसे ही सिफारिशात मुकम्मल होंगी काबीना में जल्द मरदमशुमारी दोबारा कराने की सिफारिश की जाएगी। तो इस हवाले से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर MQM अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। आप बतौर सरबराह कमेटी बराए मरदमशुमारी कब तक अपनी सिफारिशात जो है वो काबीना को पेश कर देंगे ताकि इस अहम मसले पर मजीद पेशरफ्त हो सके? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सेंसस के हवाले से जो कैबिनेट ने जो कमेटी पहले बनाई थी, जो गालिबन फरवरी 2020 में, उसमें चारों सूबे के नुमाइंदे शामिल थे, जिसमें MQM का भी नुमाइंदा मैं मौजूद था। और हमने कुछ जैसे कहते हैं कि 5-6-7 मीटिंगों के बाद हमने जो रिकमेंडेशन भेजी थी कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। उसके अंदर जो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि तमाम स्टेक होल्डर जो चारों सूबे के जो वफाकी वज़रा उसमें मौजूद थे, उन्होंने जैसे कहते हैं कि 2017 के सेंसस के ऊपर रिजर्वेशन का इज़हार किया और साथ साथ फॉर ए टाइम बिंग इसको एज ए फाइनल के तौर पे तस्लीम किया। लेकिन साथ साथ इस बात को भी मेक श्योर कराया था कैबिनेट मीटिंग में कि जल्द अज जल्द सेंसस का इनेकाद किया जाए। और इसके सिलसिले में MQM का वाज़ा मौक़िफ़ है कि 2023 के इलेक्शन से पहले सेंसस का इनेकाद करना। इसके लिए फैसले ये हुआ है कि तमाम माजी की जो कोताहियाँ और गलतियाँ रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के हवाले से इस बात का मुत्तफ़िक़ा फैसला कैबिनेट ने किया था और जिसको कल आज से 2 रोज़ पहले जो PTI के वक्त बहादुराबाद MQM को वापस तशरीफ़ लाया, उसमें इंडोर्स किया कि मिनिस्ट्री ऑफ IT की क़यादत में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर रहेंगे। स्टेक होल्डर कौन कौन है? नादरा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और साथ साथ तमाम जो चीज़ा लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। यस, हम अपने इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपनी मीटिंग का इनेकाद करना शुरू कर देंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार पर बात होगी और हमारी ख्वाहिश क्या होगी कि हर सूरत में 2023 के इलेक्शन से पहले सेंसस के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। और इसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला ये जून से बजट में कोशिश होगी कि हर सूरत में सेंसस के हवाले से भी पैसे मख्तस कर दिए जाएं। इन प्रिंसिपल यस वी ऑल एग्रीड के सेंसस का इनेकाद जल्द से जल्द कराया जाए। बिल्कुल ठीक है। अमीनुल हक साहब, ये बात बताइएगा, MQM पाकिस्तान का PTI से मुतालबा ये था कि इस मरदमशुमारी को मंजूर ही ना किया जाए, लेकिन काबीना ने मंजूरी दे दी थी। पहली चीज़ जो उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने जो वादा आप लोगों से किया था, तो आप दूसरा वादा पूरा होता हुआ देखेंगे कि उन्होंने एक दफ़ा तो मंजूरी दे दी, मंजूरी ना देते फिर भी मरदमशुमारी करा दी जाती, इसमें क्या कबाहत थी? हाँ, मेरे हाथ में ये कैबिनेट का डिसीजन मौजूद है। मैं आपको 2 लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। लिखा है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ हाउसिंग सेंसस 2017 शुड बी एक्सेप्टेड एज फाइनल, ऑल्दो देयर आर रिजर्वेशन ऑन द सेट सेंसस, यानी कि तमाम स्टेक होल्डर ने इसके रिजर्वेशन इस्तेमाल किया। और क्या लिखा है? नेक्स्ट सेंसस शुड बी हेल्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, जो कि 2023 से पहले है। तो इसका मतलब ये कि कैबिनेट के जो बाकी लोग थे उन्होंने भी MQM के जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री किया है। तो हमें इस बात की उम्मीद है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि 1.1 ट्रिलियन का एक तरक्याती पैकेज कराची को दिया गया है और वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो
तो मैं समझता हूँ कि जो वादा वफाकी हुकूमत ने कराची के अवाम के साथ या MKM के साथ किया है, हम इस बात के बड़े पुरुम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। ठीक है, अमीनुल हक साहब ये भी फरमाइएगा कि दोबारा मरदमशुमारी की सूरत में कैसे इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी ना फिर से उठ खड़ी हो, और दूसरा ये कि ज़रूरी है कि मैनुअल तरीके से किया जाए। दुनिया तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करती है, नादरा का डाटा है उसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता? जी फरा, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि हमने कमेटी इसीलिए तश्कील दी गई है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि हमारी ख्वाहिश होगी कि जो टीमें जिस जगह पर जा रही होंगी वो तमाम चीज़ें एक जगह बैठ के मॉनिटर की जाएंगी, उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नादरा का डाटा हमारे पास मौजूद है, नादरा एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जिनके पास डाटा मौजूद है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी एक सेपरेट डाटा मौजूद है। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, जो ये काम कर रहा होता है सेंसस का, इन दोनों स्टेक होल्डर के साथ भी कोऑर्डिनेट करे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस बात को इंश्योर करे कि हर सूरत में पाकिस्तान के हर कोने में, हर गली और मोहल्ले से लोगों का इंदराज को मुमकिन बनाया जा सके। और इसको क्रॉस चेक कैसे होगा? नादरा के डाटा के साथ भी होगा और साथ साथ जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो वोटर लिस्ट है उसके साथ भी उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। तो इस बात के हम इंशाअल्लाह ताला पूरी, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह दुनिया के तमाम ममालिक में होता है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी उस तरफ रवा दवा है और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है। अमीनुल हक साहब ये कह दीजिएगा कि अगर ऐसा हो कि मरदमशुमारी नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तो दिया नहीं गया, मरदमशुमारी अगर नहीं हो सकती तो MQM पाकिस्तान का फिर आने वाले इलेक्शंस पर मौक़िफ़ क्या होगा, और आपको कितनी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वादा पूरा करेगी और मरदमशुमारी हो जाएगी? देखिए हमजा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम रहती है और मैं समझता हूँ 2018 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद MQM और PTI का आपस में कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि 1.1 ट्रिलियन के जो इमदादी पैकेज है, और फिर आप सब देख रहे हैं कि K4 का मंसूबा हो, ग्रीन लाइन का मंसूबा हो, या कराची के अवाम को 50 फायर टेंडर वफाक की तरफ से तोहफे के तौर पर मिलना, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि इंच बाय इंच हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा देखिए MQM क्या कहती है, MQM कभी वजारत, मशीर या गवर्नरशिप की बात नहीं करती, बल्कि अवाम के जेन्युइन मसाइल की बात करती। क्यों? क्योंकि MQM के वो जो जितने नुमाइंदे, चाहे वजीर हों, अरकान कौमी असम्बली हों या सूबाई असम्बली, वो उन्हीं गलियों मोहल्लों में रहते हैं। तो हम तो अपने अवाम के नफ्स और अवाम के पल्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ IT की क़यादत में ये तमाम चीज़ें बनाई जा रही है, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि 2023 से पहले हर सूरत में मुमकिन बनाया जा सके कि सेंसस का इनेकाद हो सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये भी बताइएगा कि अब एक पेज पर हैं इत्तेहादी और वफाकी हुकूमत, वो जो इख्तलाफात थे और कुछ आपस में एक दूसरे के साथ गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं? अब उसूली मौक़िफ़ एक ही है दोनों पार्टियों का, कोई इख्तलाफ नहीं है। फरा, देखिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि PTI के साथ साथ MQM एक अलाई है और MQM का अपना मंशूर है, अपनी सोच है और अपनी फ़िक्र है। तो डेफिनेटली हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि अपनी और कुछ चीज़ें कॉमन भी दोनों पार्टी में। तो कॉमन है कि MQM पाकिस्तान एक लिबरल मॉडरेट प्रोग्रेसिव सियासी जमात है, सेम विद द PTI। MQM कहती है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, PTI भी ये कहती है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए और PTI भी कहती है। तो कुछ चीज़ें तो मुश्तरक हैं, लेकिन हमारा अपने मंशूर है, अपनी सोच है, और उन्हीं मंशूर और सोच के साथ कहीं ना कहीं पे इख्तलाफ अपनी जगह पे मौजूद रहता है। एंड दैट द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। मेरा ख्याल है कि हम चीज़ों को बताते रहते हैं, चीज़ों को तस्दीक कराते रहते हैं और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब तक कराची के मसाइल के हवाले से PTI ओपन माइंड होकर के MQM के साथ चलती रहेगी, और MQM की भी ख्वाहिश है कि मुल्क की बेहतरी के लिए, जमुई रबात को कायम दाम रखने के लिए, मुल्क में अमन अमान कायम रखने के लिए कुछ चीज़ों पे मुश्तरका तौर पे आगे बढ़ा जा रहा है। तो यस, थिंक फॉर द बेटर। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अमीनुल हक, वफाकी वज़ीर MQM पाकिस्तान, और एक अहम मसले के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है वो शेयर कर रहे थे हमारे साथ। तमाम सियासी जमातें यकजुबान थी। वैसे इसमें देखा जाए इस एक मसले पे कराची से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जमातें जो हैं वो यकजुबान थी। उनका यही मौक़िफ़ था कि जब तक आबादी को सही तौर गिना नहीं जा सकेगा तो उसके सही मसाइल जो हैं उनके हल करने के लिए भी कोई एक हिकमत अमली तैयार करना मुमकिन नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, गुजरात का रुख करेंगे और इलाका है जलालपुर
जलालपुर जट्टा, जहाँ बनाई जाने वाली वूल और पश्मीने की चादरें अपनी नफासत, गरमाइश और मुनफरिद रंगों की वजह से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अच्छा, वैसे मैंने ना, हालांकि मेरे आबा अजदाद का ताल्लुक ही जलालपुर जट्टा से है, तो मुझे भी ये सुन के हैरत हुई है कि पश्मीने की चादरें इधर कहाँ से आ गई, क्योंकि ये तो अमूमन हम सवात और इन इलाकों में सुनते हैं। लेकिन आपको भी खुशगवार हैरत हो रही होगी कि ये एक खूबसूरत काम जो है ये जलालपुर जट्टा गुजरात में हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मुश्किलात भी हैं। क्या ये सिलसिला है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको उनकी तरफ लेके चलेंगे। जी खालिद हंजरा, बताइएगा कि जलालपुर जट्टा में वाकई ये बनाई जा रही है, फरा को क्यों मालूम नहीं हो सका ये? जी बिल्कुल हमजा और फरा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के इलाका जलालपुर जट्टा में, जिसको मनी मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और इस शहर में सनतकारी के हवाले से बात की जाए तो गर्म चादरें और खड्डी का काम जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले किया जाता है। हाथ से बनती वाली चादरें आज मशीनों पर तैयार की जा रही हैं। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर दर्जनों यूनिट लगे हुए हैं जिनमें वूल और पश्मीने की चादरें तैयार की जाती हैं, जो कि गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान के साथ साथ यूरोप के दीगर इलाकों में भी जिनकी मांग चलती है और लोग इसको धड़ाधड़ पसंद करते हैं। इस हवाले से जब हमारी बात हुई फैक्ट्री मालकान से तो उनका ये कहना था कि ये सनत हमारे बुजुर्गों ने लगाई थी और इस हवाले से जलालपुर जट्टा के इस इलाका में कई यूनिट कायम हैं। अब इस हवाले से उनसे जानते हैं कि इस चादर की तैयारी के लिए वो किन मराइल से गुजरते हैं और इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान है उनकी तरफ से इस सनत को कामयाब करने के लिए क्या वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। पहले ये चादरें खड्डी के ऊपर तैयार की जाती थी, मगर वक्त के साथ साथ जिद्दत आने पर अब पावर लूम्स के ऊपर ये चादरें तैयार की जा रही हैं। चादरों की तैयारी में पश्मीना और वूल का धागा इस्तेमाल किया जाता है। हर आने वाली हुकूमत के वादों के बावजूद हमारे साथ हुकूमती सतह पर किसी किस्म का कभी भी कोई तावन नहीं किया गया। अगर हुकूमत हमारे साथ तावन करे तो हम इसी सनत को ज़्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं और उससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में खातर खा इजाफा होगा। अगर ये काम इसी तरह चलता रहे तो हमारे घर का चूल्हा चल सकता है। ये सनत जो है जहाँ पर इसकी चर्चे होते थे हुकूमती अदम तवज्जी की बुनियाद पर ज़वाल पजीर हो चुकी है। मकामी लोगों और यूनिट मालकान का ये कहना है अगर हुकूमती सतह पर हमें रिलीफ दिया जाए तो मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे के साथ साथ कई ख़ानदानों का रोज़गार भी बढ़ाया जा सकता है। जी ठीक है खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें जलालपुर जट्टा से आगाह कर रहे थे जो वूल की पश्मीने की चादरें हैं। हाँ, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि वाकई अगर इसे सही तौर पे हम करें, प्रमोट करें तो इससे बहुत सारा ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है और बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। अच्छा, रोज़गार तो हमारा जी स्पोर्ट्स से भी वाबस्ता है ना, इसलिए कि अब जब क्रिकेट होती है पूरे मुल्क में तो एक भले महंगाई हो रही हो, भले कुछ भी मसले हो रहे हों, लोगों के अंदर एक खुशी का एलिमेंट ज़रूर होता है अगर हमारी टीम जीत रही हो। तो अभी एक और भी खुशी है कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है तकरीबन 13 साल बाद पाकिस्तान आई है, खेलने के लिए आई है। पिछली बार आपने ग्राहम स्मिथ की कप्तानी में टीम को आते हुए देखा था। डिविलियर्स मौजूद थे, नेटिनी मौजूद थे, कैसे कैसे प्लेयर मौजूद थे उस वक्त जब टीम आई थी, और अब फिर टीम आ गई और टीम बहुत ज़्यादा जनूबी अफ्रीका की खुश है। फरा क्यों? वो कह रहे हैं कि ऐसे इंतजाम पाकिस्तान ने हमारे लिए किए हैं। ये मार्क बाउचर की जिस तरीके से एक ट्वीट सामने आई, वो कहते हैं कि जी कि पाकिस्तान ने तो बहुत बेहतरीन किया और मैं सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तान कैसे कोविड के दिनों में जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जाती है और वहाँ जाके डिप्रेस हो जाती है और फिर हमारी जो है पूरी मैनेजमेंट उस शिकस्त की जो सहरा है वो इन अदर वर्ड्स उसी डिप्रेशन के सर डाल रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जनूबी अफ्रीका की टीम ने आके कह दिया कि वो डिप्रेस नहीं है, उन्हें बायो सिक्योर बबल जो है उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। तो इसकी वजह से होपफुली एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। उनकी तरफ से तो मिलेगी हमारी तरफ से कैसे मिलेगी ये बड़ी देखने वाली बात है कि हम तो अब शुक्र है उस कोरोना से बाहर निकल आए, अब कुछ हम परफॉर्म करेंगे और बाबर आजम भी हमारे पास मौजूद हैं इस दफा। अच्छा, इतना फर्क पड़ेगा बाबर आजम के होने से, ये हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ये इतने खुश हैं बाबर आजम के होने से, वाकई विल इट ब्रिंग दैट चेंज कि दुनिया बदल जाएगी? नो डाउट अबाउट इट कि वो हमारा मेन प्लेयर है, कैप्टन भी हैं, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है। बट जैसे इंडिया ने एग्जांपल सेट की कि विराट कोहली के बाद जिस तरह उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस के अंदर एक टेस्ट जीता और फिर फाइट की लास्ट मैच के अंदर, इस मैच में जो उन्होंने ज़बरदस्त फाइट की, कम बैक किया। इवन तमाम यंगस्टर आप देखें, चाहे बॉलिंग के अंदर जी, चाहे बॉलिंग देखें चाहे बैटिंग देखें, तो सब ने परफॉर्म किया। लड़के के अंदर जब तक ये अर्ज नहीं होगी कि मैंने आके अपना नाम पैदा
खड़ा करना है, अपना नाम बनाना है, तो मेरा ख्याल है टीमें ऐसे बनती नहीं है। तो ये हमारे यंगस्टर के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। इन अदर वर्ड्स, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको कैसे गेन करते हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। बट अभी नए लड़कों को चांस दिया है। कैसी सिलेक्शन लगी आपको? ये जो सिलेक्शन हुई है, ये वैसे तो नंबर्स, उनका स्कोर कार्ड देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है जिन लड़कों को सिलेक्ट किया। इस दफ़ा सिलेक्शन बड़ी साइंटिफिक उन्होंने करने की कोशिश की है, सारे स्टैट्स दिखा के। और हालांकि इवन दो के मीडिया वालों को पहले ही पता होता है, हम लोग तो पहले स्टैट्स दिखा के ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो वो स्टैट्स की जो थी ड्रामाई चीज़, वो तो बड़ी एक आर्टिफिशियल भी लगी और अच्छी भी दिखी कि चले कुछ मिसबा बिल्कुल पेपर पे चलते हैं, ये ज़रा सिस्टम पे स्क्रीन पे आ गए। इसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें नज़र आई कि डोमेस्टिक के लड़कों को चांस दिया इन्होंने। उसमें सऊद शकील को इन्होंने चांस दिया, फिर गुलाम कामरान जिन्होंने बड़ा परफॉर्म किया था उनको चांस मिला है, ताबिश को चांस मिल चुका है, नुमान आ चुके हैं। तो इसमें ये अच्छी चीज़ है। लेकिन 2-3 चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आई। आपने अभी हारिस रऊफ सिर्फ आपका T20 खेला, ODI भी नहीं कभी खेला, और आपने कहा कि ये T20 की कमोडिटी है, उसको आपने इंडक्ट कर दिया, टेस्ट में डाल दिया। इसी तरह असद शफीक को तो खैर लेके नहीं गए, अब्दुल्ला शफीक जब आपके दोनों T20 के अंदर 0 पे आउट हुए, आप एक बच्चे को तैयार करते, ये अगेन किसी यंगस्टर को ख़राब करने की बहुत बड़ी एक प्लानिंग का मैं पार्ट कह सकता हूँ। अभी उसको आप लेके चलते, साल 2 अपनी एक प्रॉपर कमोडिटी बनाते हैं ODI की, टेस्ट की, फिर आप उसको इंडक्ट करते। आपने T20 में बेचारे का भी कॉन्फिडेंस बहुत नीचे होगा, आपने टेस्ट में डाल दिया, ठीक है। इमरान भट्ट को लेके गए, सैर बड़ी अच्छी करवाई, वापस ले आए। इसी तरह स्पिनिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमने बात की, काशिफ भट्टी को लेके गए, नहीं खिलाया, आगे जफर गौहर को एक टेस्ट खिलाया, इवन दो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट अब वो स्क्रीन से आउट है। अब मेरा नहीं ख्याल वो 2 साल से पहले आएंगे। उसके साथ भी तो जुल्म ही किया था। मैं जी यही कह रहा हूँ कि आपका आखिर आपकी जब बोर्ड की कोऑर्डिनेशन ही नहीं आपस में, 3-4 तो लोग हैं, चीफ सेलेक्टर होता है, फिर आपका कोच होता है और एक कैप्टन होता है। मेन तो आपके हेल्म ऑफ अफेयर में ये लोग आते हैं ना जी। जब इन लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हम किन को लेके चलना चाह रहे हैं, क्या हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, तो फिर आप कैसे टीम बनाएंगे? सरफराज को क्यों रख लिया दोबारा से? जब मोहम्मद रिजवान को खिलाना ही खिलाना है, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो सरफराज को क्यों टेस्ट में रख लिया? मजा नहीं सिखाना। अब उनको ड्रेसिंग रूम में मेरा ख्याल है बैठाना है और उन्हें कहना है पानी पिलाएं। आप सरफराज की किसी सूरत जगह नहीं बनती। अगर सरफराज टीम में है तो डेफिनेटली ही शुड बी प्लेड। आपके पास नीचे कई लड़के हैं, आप उनको ग्रूम कर लें। सरफराज को आपने ग्रूम तो नहीं करना ना। सरफराज जैसा प्लेयर जिसने आपको एज ए कैप्टन के साथ हो क्या रहा है अभी, तो ये मैनेजमेंट उसके साथ काफ़ी ज़्यादती कर रही है जी। इन अदर वर्ड्स, अभी मैंने कल आमिर के साथ भी इंटरव्यू किया था, उससे भी काफ़ी डिटेल में यही बात हुई कि उसकी रिटायरमेंट की क्या रीज़न थी। मेरे से 2-3 दिन से सब यही पूछ रहे हैं कि आमिर ने क्या बातें की, वो क्या रीज़न थी। वो यही है कि इन प्लेयर्स का भी, मैं इसी से एग्जाम्पल कोट करने लगा था वहाब रियाज का। आमिर से भी मेरी यही बात हो रही थी कि वहाब रियाज, और इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था लोगों का, मीडिया का, बोर्ड का भी समहाउ, कि आप दोनों ने टेस्ट से रिटायरमेंट क्यों ले ली। वहाब ने कहा जी ठीक है, मैं अभी 1-2 साल खेल सकता हूँ, मैं वापस ली। क्या हुआ कि वहाब को दोनों टूवर्स के ऊपर, इवन जैसे सुहेल खान को नहीं खिलाया, सैर करवा के वापस ले आते हैं। आपका एक सीनियर प्रो को फिर ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेशर डालने का कि आप टेस्ट से रिटायरमेंट वापस ले, जब आपने खिलाना नहीं। सेम लाइकवाइज सरफराज एज वेल, कि आपने उनको रखा और आप उनको सिर्फ लेके जाते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करवाते हैं, खिलाते नहीं। कह देते हैं हमारे प्लान का हिस्सा है, और प्लान का हिस्सा ये है कि ये हमारे साथ सिर्फ ट्रैवल करेंगे। और आप ये देखें ना कि सुहेल खान को कितने टूवर्स करवाए इन्होंने, वो क्या नेट की प्रैक्टिस के लिए रखा था। और ये मैं आपको इंसर्ट बता रहा हूँ कि उस टाइम इनकी किसी ने पूछा मिसबा से कि आप इस सुहेल खान को क्यों लेके जाते हैं, उसने कहा जी इसका पेस अच्छा, नेट पे अच्छी बॉलिंग करा लेता है। ये आपको रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूं। अपने बैट्समैन के लिए लेके गए। तो देखे ना, जैसे ही वो आपकी इधर कंडीशन आई, आपने फिर उसको बिठा दिया। अब नई मैनेजमेंट आई है, वो अपने तरीके से लेके चल रही है। ये जो हम स्टार्स को ऐसे तोड़ते फोड़ते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी करें। अब ये जो हम इतनी बुरी शिकस्त थी हमारी कि हम मतलब इबरतनाक शिकस्त 2-4 होने के बाद अब हम एक नई सीरीज में एंटर हो गए। आपको लगता है मोराल बुलंद है लड़कों का, शाहीनों का, झपट पड़ेंगे वो सब ठीक हो जाएगा? अपनी कंडीशन के अंदर हर टीम को एडवांटेज तो ऑब्वियसली थोड़ा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मोराल बहुत डाउन है। लड़कों का भी बहुत डाउन है। टीम मैनेजमेंट के साथ जो बातें हो रही हैं कि प्रॉब्ली ये इनकी लास्ट सीरीज है, अगर कोई मरेकल हो जाता है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग वाइट वॉश कर देते हैं, तो फिर शायद थोड़ी सी एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये सर्वाइव कर जाए। बट अदरवाइज जो इनसाइड चीज़ यही लग रही है कि चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। अब फॉरनर कोच आएगा, मैनेजमेंट चेंज होगी, क्योंकि उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें, और आपने ना किसी टीम को बनाया, ना कोई प्लेयर आपने आइडेंटिफाई किए, आपके पास कोई सीक्वेंस ही नहीं है, ना सिलेक्शन का, ना टीम प्लेइंग 11 का नहीं पता आपको। अभी ये बच्चों को इन्होंने चांस तो दे दी है, आप देख लीजिएगा। सवाए आपके एक ओपनिंग स्लॉट में मुझे नज़र आ रहा है, मैं आज भी बड़े उसको डीपली देख रहा था कि शायद
ओपनिंग स्लॉट में या अब्दुल्ला शफीक या इमरान भट्ट खेलेंगे। उसके अलावा इन्होंने जो बाकी टीम ऑलरेडी सेलेक्ट की है वो इन्होंने वही पुराने लड़कों को खिलाना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें तो फवाद आलम भी कुछ इधर उधर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो टीम 11 की आप देख लें, ओपनिंग में तो ऑप्शन नहीं खेलेंगे। फवाद तो डेफिनेटली, हाँ, फवाद आलम को तो मस्त खिलाएंगे। अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, असद शफीक भी नहीं है, हारिस सुहेल भी नहीं है, तो आपके पास तो चांस ही नहीं है कि आप उनको ना खिलाएं। आमिर का जो इंटरव्यू आपने किया है वो काफी गर्दिश करता रहा और आमिर ने कुछ ऐसा इंदिया दिया कि वो रिटायरमेंट वापस भी ले सकते हैं। नहीं, उन्होंने मेरे शो में ये ब्रेकिंग न्यूज भी दी। बिल्कुल, किस बात पे उन्होंने ये इंदिया दिया कि मैं वापस ले सकता हूं? और आपको लगता है कि पीसीबी में अब उनकी वो स्टैंडिंग है, बेशक वकार यूनुस और मिसबा रहें या ना रहें, कि उनको वापस लिया जा सकता है? देखें, पूरे एशियन जो कल्चर है ना, पाकिस्तान इंडिया का भी समहाउ ये है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। लेकिन एक आमिर की मैं बात बताऊं कि उसने ये चीज़ एडमिट की कि मैं प्लेयर हूं बट मैं बोर्ड से या सिस्टम से बड़ा नहीं हूं, ये उन्होंने अच्छी बात की। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी प्लेयर है या कोच है या मैनेजमेंट का कोई बंदा है जो अपने आप को लार्जर देन लाइफ या सबसे बड़ा समझना शुरू करता है ना, प्रॉब्लम आती है। आमिर की बात इसलिए ठीक है कि वकार से बड़े लड़कों को प्रॉब्लम था। जो आप पास की हिस्ट्री देखें, मोहम्मद यूसुफ को था, अब्दुल रज़ाक को था, शुएब अख्तर को था, शाहिद अफरीदी को था, तो ये उनकी मैनेजमेंट बहुत ख़राब थी। इसी तरह मिसबा के साथ भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। ये किसी एक इंडिविजुअल बात करता ना तो सारे हम कहते हैं कि ये उन्होंने ज़्यादती की। अब ये मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपके शो में बात की थी कि उनका सिस्टम मेथड गलत हो सकता है आमिर का, उन्होंने कन्वे गलत तरीके से शायद हो सकता है ना किया हो जिस तरह वो चाह रहे थे। जैसे फिर हमने बात की समी असलम छोड़ के चले गए। आपका प्रिपेयर एक कमोडिटी आपकी टेस्ट के लिए, मेरा नहीं ख्याल इससे बेस्ट ओपनर आपके पास पूरे सर्किट में अवेलेबल था, आपने उस बेचारे को खिलाया ही नहीं, ठीक है ना। इवन स्लॉट सेलेक्ट करते थे आप, वो आपने ज़ाया कर दिया, यूएस से चले गए। अब जुनैद खान जा रहे हैं छोड़ के, ठीक है। जुनैद खान वो इरफान जूनियर जा चुके, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट शो में कभी मुलाकात बताऊंगा 5-6 लड़के अभी और तैयार हैं। उनकी अनाउंसमेंट से पहले नाम लेना अच्छी बात नहीं है। तो जब आप अपने प्रिपेयर्ड लड़कों को जिन्होंने आपकी कंट्री को सर्व किया, इतने सालों से लेके चले हैं, आप उनके साथ ज्यादती करेंगे, आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं देखेंगे। देखें, कोई लड़का जिसकी फॉर्म नहीं होती, एक मेथड होता है, चाहे वो प्लेइंग 11 में ना हो या वो आप डोमेस्टिक खेल रहा हो, आप उससे बैठ के बात करते हो, उसको बताते हो कि आप हमारी नीड हो, आपको ये चीज़ें करने की हैं, ये आप काइंडली करें, और उसके बाद यू विल बी बैक इन द टीम। और सारी दुनिया में ऐसे होता है, बट ये अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि आपने कितने प्लेयर्स को खराब किया है, कभी इनसे कोई सवाल नहीं होगा। मैं तो हमेशा कहता हूं इट्स अ होल लॉट। अभी तो आपने बहुत सारे नाम लिए नहीं, ये स्टार्स के नाम है सारे। मोहम्मद यूसुफ को देख लें, अब्दुल रज़ाक को देख लें आप, वैसे अकमल ब्रदर्स भी यही कहते हैं कि इन्होंने हमें बहुत ज्यादा खराब किया। शाहिद अफरीदी को देख लें, सेमीफाइनल आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, शुएब अख्तर का आखिरी मैच है, आप उसको खिला नहीं खिला रहे। बस मैं यही कह रहा हूँ ना कि अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैम ने कहा, बहुत नेसेसिटी है। आपको हर जगह हर बंदे को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। अंटिल अनलेस आप अकाउंटेबल नहीं करेंगे, ये सिस्टम नहीं लेके आएंगे, कोई बंदा भी अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करेगा और ना वो आपको रिस्पॉन्स देगा कि जी मैंने से क्या मिस्टेक की। और सिलेक्शन का जैसे हमने देखा, ये सब लोगों को अकाउंटेबल एक दफ़ा करना पड़ेगा, फिर आप एक मेथड पे लेके आएंगे। अच्छा इरफान, योर प्रेडिक्शन टेस्ट की क्या रहेगी और T20 की क्या रहेगी? ऑब्वियसली अगर तो ये स्पिनिंग ट्रैक पाकिस्तान बनाते हैं, हमारे पास एक ही एडवांटेज है कि अपनी होम कंडीशन है, स्पिनिंग ट्रैक रखें, और क्योंकि साउथ अफ्रीकन शुरू से जब से उनकी टीम आई है वो स्पिनिंग ट्रैक पे फंसते हैं, तो स्पिनिंग ट्रैक बना के आप यासर शाह को डाल दें यूए कंडीशन की तरह, और इधर से नुमान या साजिद को आप ऐड करके और बॉलिंग कराते जाएं और आप फंसा सकते हैं। ये एक आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीरीज जीतने की, विकेट जीतने की, और गिराएं और आप जीत सकते हैं। क्योंकि हमने देखा जैसे फास्ट ट्रैक आता है, ना तो वो आउट कर पाते हैं हमारे बॉलर, ना दूसरे होते हैं, तो वो तो फिर आपके पास कोई चांस ही नहीं है। तो एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, स्पिनिंग ट्रैक रखें, और आपके पास उसको कराची की विकेट्स बड़ी अच्छी बैटिंग के लिए सूटेबल भी होती है। और दूसरा पिंडी में मैच है, तो पिंडी की बॉल थोड़ी सी शुरू में निचली एक दिन सीम और स्विंग करता है बॉल, ये एक ऑप्शन हमारे पास है। हमारे पास जुगाड़ है, हमारे पास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा लेंगे शायद हम ये सीरीज जीत सकते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया आप आए और आप इस अहम सीरीज के बारे में हमसे बात कर रहे थे। इरफान की जैकेट को देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि लाहौर में कितनी ठंड है, इसलिए बहुत शदीद सर्दी जो है वो लाहौर के जो नहीं लोग आती हैं वो चल रही है। अच्छा, वैसे ये जो जुगाड़े हैं ना, इन्होंने हमारा सारा मामला ख़राब किया है, बिकॉज साइंटिफिक मेथड्स पे गेम चले गए। आप चलें जी, हमें इजाज़त दीजिए, दोनों को कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।